शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। राजनीति राम भरोसे, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों सियासत के केंद्र में राम मंदिर का उद्घाटन है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो वहीं इसी साल लोकसभा चुनाव भी होने। ऐसे में राम मंदिर को लोकसभा चुनाव का अहम मुद्दा माना जा रहा है। सभी सियासी दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। यही वजह रही है कि सभी के मुंह पर राम नाम है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के भरोसे सत्ता पर काबिज रहने के सपने संजोए है, तो वहीं विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने की तैयारियों में जुटा है। प्रधानमंत्री की अपील पर बीजेपी मंदिर मंदिर सफाई अभियान चला रहा है और साथ ही अपने हिंदुत्व वाली छवि को बरकरार रखने की कोशिश में भी जुटा है। वहीं विपक्ष भी राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करके अपनी राम मंदिर विरोधी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा है। पहले सोमवार को कांग्रेस का डेलीगेशन अयोध्या पहुंचा और अब रामलला के दर्शन किए, तो वहीं आज दिल्ली सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में सुंदर कांड पाठ का आयोजन करवा दिया। दिल्ली की सरकार का कहना है कि अब से हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली सरकार के इसी आयोजन को लेकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि केजरीवाल सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी RSS की बी पार्टी बनेंगे। क्या आप लोगों को वोट नहीं चाहिए? क्या आप लोग एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं? राम वैसे किसी भी पार्टी विशेष के या फिर किसी भी प्रधानमंत्री के, राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के, किसी के नहीं हो सकते। राम राम है। अगर इनविटेशन भेजा गया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो आपको नहीं लगता राहुल गांधी को आना चाहिए? कम से कम प्राण प्रतिष्ठा में प्रणाम तो जरूर करना चाहिए। राम सबके हैं। राम राज्य की बात करते हैं भाजपा के लोग। जब राम जी अयोध्या आए थे 14 साल का वनवास काटकर, तो तमाम हिंदुस्तान के लोग इकट्ठा होकर वहां गए थे। आज किनको बुलाया जा रहा है वहां पर? VIPs को सिर्फ, बाकी तमाम लोगों की एंट्री 22 तारीख को बंद है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वहां पे अकेले बैठकर 4 लोगों के साथ में एक इवेंट बनाएंगे। ये इवेंट वाला प्रोग्राम जो भारतीय जनता पार्टी RSS चला रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी। कांग्रेस के लीडर्स कल मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर अयोध्या गए। अयोध्या राम मंदिर या राम को मानने वाले भाजपा के ठेकेदार लोग जो अपने आप को कहते हैं, जिस तरीके से भाजपा ने कर्नाटक के चुनाव में हनुमान जी की गदा को उठाकर वोट मांगा था, सिर्फ हनुमान जी के नाम पर वोट मांगते रहे, और कर्नाटक की जनता ने किस तरीके से उनको नकारा था। ये वो लोग हैं जो सिर्फ राम के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। इन्हें मालूम है 14 के अंदर जब इन्होंने वोट मांगा गया 2 करोड़ नौकरियों के लिए, लेकिन आज इन्हें जवाब देना पड़ेगा, तो उन्होंने राम का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इन्होंने किस तरीके सफाई अभियान की बात की। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के ऊपर देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने सफाई अभियान चलाया था। आज सफाई अभियान का क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी जब MCD के अंदर थी, तमाम कूड़े के बड़े बड़े ढेर दिल्ली के अंदर सड़क और चौराहे के ऊपर थे। भाजपा के लोग कहां थे? बात करते सफाई की। इनका सिर्फ एक ही काम है, हर तरीके से राजनीति करना और कुछ ना करना, वोट मांगना। हमने देखा जब 15 लाख की बात की गई 14 के चुनाव में, तब चुनाव तो 15 लाख तो किसी के खाते में नहीं आए, लेकिन 5 किलो राशन की लाइन में 80 करोड़ जनता को इन्होंने लाइन में लगा दिया। ये इन्होंने जनता को दिया। जब इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों की बात की, उन नौकरियों तो नहीं दी, लेकिन देश को किस हालात में ला 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी दर पे हिंदुस्तान को लाके भाजपा की सरकार लेके आई। इन्होंने कहा हम 100 स्मार्ट देंगे 14 के अंदर, नहीं दिए, क्योंकि इन्हें राम का सहारा चाहिए सिर्फ वोट के लिए। देश को राम सबके हैं, देश भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन इन्होंने एक प्रोपगंडा फैलाकर, एक मार्केटिंग कर सही कहा राहुल गांधी जी ने, ये भारतीय जनता पार्टी का एक इवेंट प्रोग्राम है जो 22 तारीख को रही है। हमारे नेता आज कल भी गए हैं और 22 के बाद भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहने से, न्योते से नहीं जाएंगे। जिसको आस्था है वो जाएगा। राम में हिंदुस्तान के हर हिंदू को आस्था है और आस्था को मानता, ना कि हर घर में अंदर राम की मूर्ति। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता बैठे हुए हैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी। अपना अपना एजेंडा सेट करते यहाँ पर सभी पार्टियां। आप भी समाजवादी पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, यहाँ तमाम लोग बैठे हैं। आपको नहीं लगता अपना अपना सबका कुछ ना कुछ एजेंडा है? भले ही आप किनारा कर लें, हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, लेकिन आप फिर हनुमान कांड
कांड का पाठ करवा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा अपना एजेंडा, हम न्याय यात्रा पूरे देश भर में निकालेंगे और हम राम को भी प्रणाम करते हैं, लेकिन जाएंगे नहीं। लोकसभा चुनाव है, तमाम पार्टियां अलग अलग एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही हैं। आपकी पार्टी की तरफ से भी कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव अभी बहुत ज्यादा मुखर नहीं, हालांकि उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि भाई हम हिंदू विरोधी नहीं, हम सनातनी हैं। तो आप जाएंगे नहीं, लेकिन कैमरे पे आप कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं। इसका मतलब बहुत कुछ होता है। जल्दी से मैं तो आज भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता साथी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है, नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और मैं देख पाता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल जी क्या कहने का काम करते हैं। वो कहते हैं विस्की में बसे हैं विष्णु, रम में बसे हैं राम, बोलो जय श्री कृष्णा जय राम। इस तरह की बातें कौन करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नाम, क्योंकि विवेक मर जाता है। और क्या विवेक मर जाता है? क्या दिनेश शर्मा इनके नेता भारतीय जनता पार्टी के क्या कहने का काम करते हैं? सीता मैया टेस्ट बेबी थी। और क्या कहने का काम करते हैं इनके साथ के निषाद के लोग? किस तरह का राम का अपमान करने का काम करते हैं, ये देश ने देखा है। लेकिन मैं ज्यादा उस विषय में नहीं जाता। मैं तो आज आपके विषय पे रहना चाहता हूं। शायद वो आपसे ट्वीट निकल गया है, आपने हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का ट्वीट का अध्ययन नहीं करा है। जब उनको निमंत्रण मिला है तो उन्होंने कहा है कि मैं राम भक्त की तरह सपरिवार वहां पर 22 के बाद जाऊंगा। और एक आम 22 के बाद क्यों जाऊंगा? 22 को क्यों नहीं जाऊंगा? प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं जाऊंगा? 22 के बाद जाएंगे ना। आप तो ऐसा नहीं कह रहे कि हम 22 के बाद नहीं जाएंगे, आप कह रहे हैं सब परिवार 22 के बाद जाऊंगा। आप ये भी कह रहे हैं कि हम सनातनी भी है। प्राण प्रतिष्ठा से प्रॉब्लम क्या है? मैं तो आपको एक भजन की 2 लाइन मैं कह रही हूँ प्रॉब्लम क्या है। छोड़िए भजन में आ जाएगा ना। नहीं, भजन छोड़ दीजिए, छोटा सा है, 1 लाइन का है। मैं कह रही हूँ प्राण प्रतिष्ठा से प्रॉब्लम क्या है? उसका आंसर निकल जाएगा। बोलिए। जब आप भी बाल्यकाल में थी और मैं भी बाल्यकाल में था, एक गीत और भजन हम सुनते थे और वो कहते थे कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलावा है। हमने कभी नहीं पढ़ा कि न्यास का बुलावा आया है, बोर्ड का बुलावा आया है। अरे जब श्री राम बुलाएंगे, है किसी में क्या हिम्मत 140 करोड़ लोगों में जो नहीं जाएगा? राम का जब बुलावा आएगा तो हम चले जाएंगे। न्यास का बुलावा हमको नहीं चाहिए, बोर्ड का बुलावा हमको नहीं चाहिए। राम हमें बुला रहे हैं, हम तब जाएंगे, सब परिवार जाएंगे। ये लाइन हमने बताने का काम करा, ये देश को संदेश देने का काम करा। क्या उस इवेंट में शामिल हो जहां पर आपने सुना नहीं कि 4 शंकराचार्य जो कि धर्म के हमारे सबसे बड़े हैं, उन्होंने क्या कहने का काम करा? धर्म का काम को जब राजनीतिक सत्ता छीनने का काम कर रही है, ऐसे समय में समाजवादी लोग उन शंकराचार्यों जी के साथ मजबूती से खड़े हैं जिन्होंने कहा है कि ये इवेंट बन गया है। हम लोग राम को मानने वाले लोग हैं। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी हनुमान जी के भक्त थे। माननीय आलम निपुण बयान जी भी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ बैठे हुए। एक तरफ ममता बनर्जी ने आज घोषणा की है कि हम जाएंगे नहीं, सद्भावना रैली निकालेंगे बंगाल में। ये अपनी तरीके का एक बंगाल में राजनीति है कि हम सद्भावना रैली निकालेंगे भैया, जिसमें हम एक मैसेज देंगे कि सर्वधर्म संभाव और सब सारे धर्म एक साथ मिलकर रहे। सद्भावना, किस चीज की सद्भावना निकालेंगे? मतलब 22 तारीख के दिन क्या मतलब है इसका? आलम जी। अभी मैं सभी का सुन रहा था, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं काफी देर से वेट कर रहा था। देखिए क्या होता है कि अगर हम राजनीति की बात करते हैं और खासतौर से भारतीय राजनीति की बात करते हैं, एक तो हम लोग जो पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं उसका मायना भी बहुत गलत लेके चलते हैं। एक तो पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता है जो कहती है कि धर्म और राजनीति दोनों साथ नहीं चल सकते, लेकिन भारतीय पंथ निरपेक्षता कहती है कि धर्म और राजनीति दोनों साथ चल सकते हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई आयोजन हो रहा है जो भारतीय समुदाय के पूरे जन समुदाय की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, राम का नाम केवल बीजेपी का नाम नहीं है कि बीजेपी ने उसको बोला है। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, हम लोग सुबह शाम उठते बड़े छोटे सब लोग राम राम भाई ये हम लोग बोलते हैं बचपन से। तो राम के नाम पर किसी तरह की बात नहीं कि उसको इस तरह से देखा जाता है कि राम जो है भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति उससे जुड़ा नाम है। दूसरी बात क्या है कि देखिए जब हम राम की बात करते हैं तो आप राम को ईश्वर की तरह लेते हैं, एक अलग बात है, लेकिन राम एक राजा की तरह भी एक आदर्श। जब हम लोग बात करते हैं, मैं भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ाने वाले एक अध्यापक भी हूँ, तो मैं जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ राम राज्य की परिकल्पना,
जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं और राम राज्य की बात हम करते हैं। अब ये तो मैंने थोड़ा सा आपको पंथनिरपेक्षता का रूप बताया, क्योंकि गांधी जी भी खुद राम राज्य की बात करते हैं, जब सर्वोदय की बात करते हैं और राम राज्य की बात करते हैं। अब दूसरा क्या था कि जो कांग्रेस ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी भूल है, गलती है। कांग्रेस को जाना चाहिए था। देखिए, आपसी मनमुटाव हैं, हमारे पूर्वज एक हैं। देखिए क्या होता है, घर परिवार में भी जब हम लोग कोई कार्यक्रम होता है तो हम सारे मनमुटाव होकर, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हम सब राम हमारे क्या सबके पूर्वज हैं। तो हमको राम के, अगर कोई राम के नाम पर कोई आयोजन हो रहा है तो उसमें किसी तरह के सब भेदभाव भूलकर पहुंच जाना चाहिए था, वहां बैठना चाहिए था। चाहे ये सपा पार्टी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, इन दोनों को इस बात को मेरे हिसाब से देखना चाहिए था। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं अपना 2024 का इलेक्शन देख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये हर पार्टी ने किया है। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहिरा बानो केस के अंदर कहा था कि ट्रिपल तलाक के बाद आपको भत्ता देना चाहिए, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने उसको नहीं माना था। तो धर्म की राजनीति तो कांग्रेस भी कर रही थी। और रही बात सपा की, बात हम करें, सपा ने भी एक नहीं, मैं हजारों उदाहरण आपको दे सकता हूं कि मुलायम सिंह यादव जी ने धर्म के आधार पर किस प्रकार से राजनीति की और यादव मुस्लिम समीकरण के आधार पर किस प्रकार से बनाया। क्या आप फिर चारों आम आदमी पार्टी शंकराचार्यों को का झुठलाएंगे? क्या आप चारों शंकराचार्यों को झुठलाएंगे? वो झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली सपा नहीं, के आप प्रवक्ता है ना, पढ़ते नहीं उनसे है। पूछ रहे हैं, आप बताइए झुठलाएंगे उन चारों को? आपने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शंकराचार्य ने कहा है, शंकराचार्य के बारे में बोल दीजिए। आज सुबह ही पूरी के नहीं, आप शंकराचार्य बताइए ने थोड़ा कहा है कि शंकराचार्य के बारे में आज वो झूठ सुबह बोल रहे ही हैं। पूरी वो के भारतीय जनता पार्टी शंकराचार्य पे ने गलत ये उठा कहा रहे हैं। है, आप सुनेंगे? क्या वो सनातनी आज नहीं सुबह है? ही देखिए, नहीं, बताइए, आप बताइए ना। है नहीं, आकर नेशनल चैनल पर आके बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप बताइए, थोड़ा ये भी बता दीजिए, चारों शंकराचार्य के बारे में बोलिए ना। थोड़ा संयम रखिए ना, क्यों ओवरलैप कर रहे हमसे हैं? पूछिए ना। थोड़ा आप ये भी संयम, थोड़ा सुन रहा संयम, था। थोड़ा संयम। देखिए, मोहम्मद मैं आसिफ सुन साहब, रहा एक था। सेकंड प्लीज। जी, आप बात कर रहे हैं, सुनना ही चाहते हैं बात को। आज सुबह ही पूरी के शंकराचार्य ने कहा है कि हमारा किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है, हम इस प्रोग्राम में बिल्कुल खुश हैं और राम प्रतिष्ठा हो रही है, राम मंदिर बन रहा है, पूरे खुश हैं। आज सुबह की न्यूज नहीं पढ़ी है, 4 दिन पहले की बातें पढ़ रही थी। अरे मन मुटाव है, घर परिवार है, बड़े बुजुर्ग नाराज हो जाते हैं, मना लिया जाता है, कौन सी बड़ी बात हो गई? अब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो जानेंगे। सुबह का स्टेटमेंट सुना उनका शंकराचार्य जी का? नहीं सुना है, बस बगैर सुने परसों की रिपीट अपना रिकॉर्ड चल रहा है। और दूसरी बात, सुनने का थोड़ा सीखिए ना। मैं भी तो सुन रहा था, 4 ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए आलम जी, ठीक है, आपकी बात सुन ली हमने। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। बाकी जो सवालों के जवाब है फौरन ब्रेक के बाद आते ही वापस लौटेंगे और तमाम सवालों के जवाब भी जानेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना, कहीं मत जाइएगा। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस चलेंगे डिबेट में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता महोदय, जल्दी से इतने सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जवाब दीजिएगा। प्रीति जी, सबसे पहले तो ये समझिए कि जब आज राम अपने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार हैं, उसके पहले 4 करोड़ लोगों को, 4 करोड़ परिवारों को पक्का घर मिला है, 11 करोड़ परिवारों को शौचालय मिला है, 12 करोड़ लोगों को, परिवारों को नल से जल मिला है, 4 करोड़ घरों में बिजली गई है, 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है, मेडिकल सीटें डबल हो गई हैं, IIT और एजुकेशन ऑफ हायर इंस्टीट्यूशन ट्रिपल हो चुके हैं, 5वीं इकॉनमी बन गए हैं, चौथे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में आ गए हैं, तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन में है, मोबाइल, स्टील एंड टेक्सटाइल में नंबर 2 हो गए हैं, चीनी उत्पादन में आज हम नंबर 1 हो चुके हैं। उसके बाद आज राम गर्भगृह में पधार रहे हैं। और एक जमाना था जब नारा लगाया जाता था, लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। ये जब हम छोटे थे और जब वो टेंट में थे और चारों तरफ सलाखें लगी थी, तब ये नारा होता था। और ये अधर्मी और विधर्मी लोगों की जब सरकार चलती थी, जो कहते हैं धर्म और राजनीति अलग होनी चाहिए, उसी राजनीति के चक्कर में अयोध्या में राम को बंदी बना दिया गया था। और आज के समय वही विधान, वही संविधान, रामलला का हो रहा प्रतिष्ठान। और हमारे मित्र जो समाजवादी पार्टी के बोल रहे थे, मैं उनको बताना चाहूंगा, राम मनोहर लोहिया जी जिनके नाम पे ये पार्टी लेके आए थे, जिन्होंने इनकी स्थापना की थी, उनको समझिए, उनको वो रामायण मेला चलाते थे, शुरू था, मुलायम जी ने बंद कर दिया। अरे उसकी तो बात छोड़ दीजिए, रामदाना कहा जाता था, उसको मुलायम दाने का नाम दे दिया था। वो जमाना भूल गए जब राम भक्तों के ऊपर मंदिर की जो डिस्प्यूट वाली जमीन थी, वहां से 2.5 किलोमीटर दूर एक गली के अंदर रोक करके राम भक्तों पे गोली चलाई गई थी और पूरी सरयू लाल हो गई थी।
वो समय भूल गए। और उनकी जेब में क्या मिले थे? गुड़ और चने मिले थे, कोई पत्थर नहीं मिले थे। जोशी जी, और जोशी जी ये बताइए, जो समाजवादी पार्टी के महासचिव है, वो अपनी नई रामचरितमानस छपवा के लाने वाले थे, वो कब आ रही है, कब उसका उद्घाटन कर रहे हैं, कब क्या करने जा रहे हैं? जोशी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने अपनी उपलब्धियों को बताने का काम करा। मैंने आपकी उपलब्धियों को देखा है। किसानों की आय दुगनी के लिए कहा था आपने। 800 किसानों की हत्या हो जाती है जब किसानों का प्रदर्शन चलता है, और आप उनको नया नामकरण करते हैं। आप कहते हैं खालिस्तानी और आतंकवादी। और आप गृह मंत्री का जो बेटा है अपनी थार को लेकर निकल जाता है। हत्या करने के लिए अब आतंकवादियों की आवश्यकता नहीं होती है, ना किसी क्रिमिनल की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी का गृह राज्य मंत्री का बेटा जाता है थार को लेकर, किसानों की हत्या कर दी। ये देश को सौगात देने का काम करा। आपने हमारी बेटियों को नग्न घुमाने का काम करा। मणिपुर में आपकी डबल इंजन की सरकार थी। देश ने देखा है, माननीय प्रधानमंत्री के घर के 5 किलोमीटर के अंदर हमारी जो पहलवान बेटियां थी उनको घसीटा गया। ये नया भारत आपने बनाने का काम करा। आपने नया भारत, नया उत्तर प्रदेश कैसे बनाया हमने देखा है। आपने हाथरस में दलित बेटी को जला दिया। हमने देखा है कानपुर में आपके प्रशासन ने मां बेटी को जला दिया। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। और भारतीय जनता पार्टी के जो बलात्कारी लोग हैं वो बीएचयू में रेप करते हैं एक बेटी का, और 3-3 लोग उसके जो निकलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। ये आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करा। 20 करोड़ नौकरियों का हिसाब आप दीजिए देश को। डॉक्टर साहब, ड्यू रिस्पेक्ट, लेट मी कंप्लीट। 2 करोड़ नौकरी का देश के युवाओं को झांसा नाम दिया आपने, झांसा देने का काम करा। 20 करोड़ नौकरी का हिसाब बताने का काम आप देश को करिए। और आप कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन महंगाई का आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार 140 करोड़ लोगों ने आप पे विश्वास करने का काम करा। आम जन को आपने ठगने का काम करा। पार्टी कार्यालय ने रुक जाइए, जवाब भी ले लीजिए प्लीज, संयम रखिए, जल्दी से भावनाओं पे काबू पाइए प्लीज। हाँ प्रीति जी, इन्होंने सारी चीजें बता डाली और ये नहीं बता पाए कि राम विरोध क्यों किया। ये सारी चीजें बता रहे हैं, हमने सारी चीजें बताई कि हमने क्या क्या किया। इन्हीं का नारा होता था, सवाल नहीं पूछो, ठीक है, मिले मुलायम कई फैक्चुअल सवाल पूछो। कौशल कांची, ठीक है, राम आज कहां चले गए हैं? राम मंदिर है, ठीक है, आपने जो मुहावरा बोला वो भी है, जो कहावत कही वो भी है, लेकिन अब जो सवाल उन्होंने पूछा है काफी फैक्चुअल पूछा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। जल्दी से प्रवक्ता जी। जितनी भी इन्होंने कानून व्यवस्था की बात की, हर कानून व्यवस्था की बात पर हर वो आदमी न्यायिक प्रक्रिया को फेस कर रहा है, जेल गया है और न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू उनको सजा मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी को बचाने नहीं आ रही है। कोई इनकी तरह ढोंग नहीं करती है कि ये लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं कि राम मंदिर के चंदे लेकर के लोग दारू पीते हैं, राम के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, राम भक्तों को कालनेमी कहते हैं, राम भक्तों को आतंकवादी कहते हैं। ऐसे लोगों का साथ देने वाले, राम के ऊपर उंगलियां उठाने वाले, राम के अस्तित्व पे सवाल उठाने वाले, राम सेतु के ऊपर सवाल उठाने वाले आज राम भक्ति की ढोंग करते हुए आ रहे हैं। देश को पता है कि अयोध्या में जो जमीन का घोटाला हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भेंट चढ़ गया। क्या देश इससे बच सकता है? क्या आपके जमीन घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता नहीं पाई? संजीव नसीर, ये बताइए देश को। ठीक है, संजीव नसीर जी, आखिर सुंदरकांड हर मंगलवार को दिल्ली में करवाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका जवाब। नानी ने बता दिया होगा, नानी ने बोल दिया होगा। प्रीति जी, उसको राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसको राजनीतिकरण कर रही है। और राम का तारा क्यों लेना पड़ रहा है कि विजय माल्या को किसने भगाया, नरेंद्र मोदी को किसने भगाया, जुमलों की सरकार किसने चलाई, देश के अंदर 12 लाख करोड़ कर्जा अडानी और अंबानी जैसे बड़े किसने माफ किया। ये देश अब इनको कमाल झेल चुका है। देश माफ करने के मूड में नहीं है, इसलिए ये लोग राम की शरण में गए हैं। और राम राज्य चाहिए। राम राज्य की स्थापना अगर किसी ने शुरुआत की है तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। राम राज्य के अंदर आम आदमी को न्याय मिलता था, अच्छी शिक्षा मिलती थी, अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था होती थी। इन सब चीजों पे अगर किसी ने काम किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। और जब से टीम इंडिया बना है, जब से टीम इंडिया बनने के वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है।
और सुंदरकांड का पाठ हम लोग कोई अभी शुरुआत नहीं की है, अभी क्या सुव्यवस्थित कहेंगे? तरीके ठीक है से कौशल ये पाठ कांत जी, ठीक है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का हर मंगलवार को पाठ पढ़ाएगी या पाठ करवाएगी, महीने में पहले मंगलवार को, कौशल कांत जी क्या कहेंगे अब आम आदमी पार्टी के बारे में इस पूरे मामले में? इस राजनीति में हर आदमी कहता था कि अयोध्या अछूत है, राम अछूत है, धर्म अछूत है। सभी लोग अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी ने जो धर्म को बचाने की राजनीति की है और धर्म के साथ चला है, धर्म को अपने घोषणा पत्र पे रखा है, राम मंदिर का वादा करके लेकर चले थे। आज सारे चुनावी हिंदू बनने की होड़ लगा करके बैठे हुए हैं। अरे अरविंद केजरीवाल जी की नानी जी ने बोल दिया क्या कि रामचरितमानस पढ़ाना है? रामचरितमानस की कथा के बारे में अरविंद केजरीवाल जी की नानी जी ने अलाउ कर दिया है क्या? उनसे पूछ कर क्या है? और जहां तक रही अरविंद केजरीवाल की बात, सारे मंत्री जेल में है, सारे भ्रष्टाचारी जेल में है, शिक्षा का नाम लेकर के आए थे, शराब के घोटाले में जेल में है, सबके सब नेता जेल में जा चुके हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यमुना को क्लीन करने का नाम हम लेकर के आए थे और केवल अपना शीश महल बनवा रहे हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह की राजनीति की है, उसके सामने तो गिरगिट भी रंग नहीं बदल सकता। मोहम्मद आसिफ साहब, रंग बदलते हुए राजनीति करने का गुण केवल अरविंद केजरीवाल जी को है। मोहम्मद आसिफ, बता दीजिए, अरे संजीव जी ये बता दीजिए, अरविंद जी की नानी ने क्या अलाउ कर दिया है कि रामचरितमानस सुननी चाहिए, अयोध्या में जाना चाहिए कि नहीं? अरविंद जी की नानी से पूछ लिया गया है, अरविंद जी की नानी से पूछ लिया गया है, न्याय यात्रा, ठीक है, नानी जी ने बदलाव कर दिया है क्या? एक साथ नहीं, रुक जाइए, कांग्रेस पार्टी के भी मोहम्मद आसिफ साहब, न्याय यात्रा 2.0, भारत जोड़ो यात्रा 2.0, जिसमें अब न्याय आप लोगों ने ऐड किया। आप कह रहे हैं कि हम न्याय दिलवाएंगे। 2014 के बाद से देश में न्याय की प्रक्रिया, मिलने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हुई है। राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट में इस वक्त हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री तमाम बड़े जो मुद्दे होते हैं उस पर रिएक्ट नहीं करते। वो कहते हैं प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं आए, शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री का संसद भवन के शुरू होने के पहले पूरे देश को संबोधित करना, मणिपुर का जिक्र करना काफी नहीं है क्या? मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? जब देश के प्रधानमंत्री जब राजस्थान में जाके आप नाम मणिपुर जैसे राज्य की न्याय के बहाने अगर राजनीति करते हैं कि हम न्याय दिलवा रहे हैं, सिर्फ मणिपुर नजर आता है। हम कह रहे हैं देश की हर बेटी को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य की बेटी हो। हमने देखा हरियाणा की बेटी के साथ में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजभूषण सिंह छाती चौड़ा करके खड़े थे जब उन्हें क्लीन चिट दी गई। अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। नहीं, अध्यक्ष पद से जब हटाएगा मेरा दबदबा रहेगा। मणिपुर पे बात कर रहे हैं तो आप ब्रजभूषण पे चले गए। मोहम्मद आसिफ साहब, किस तरीके से मालूम है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था इस्तीफा देते वक्त, ये मेरा कोई आदमी, मेरा कोई संबंध वाला चुनाव नहीं लड़ेगा। उनके खड़ाव लेकर अध्यक्ष पहुंचे कि ये खड़ाव है उनके। ये पहली बार हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने कहा दबदबा है और रहेगा। न्याय मिलना चाहिए हिंदुस्तान के बेटी को, मिलना चाहिए मणिपुर की बेटी को, मिलना चाहिए उत्तर प्रदेश की हर बेटी को। जिस दलित बेटी को रात को मट्टी का तेल छिड़क के बिना धर्म के आग लगा दी गई औरती को, उसके माँ बाप को ना देखने दिया चेहरा। ये भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है। हाथरस की बेटी के अलावा उन्नाव की बेटी को न्याय लेने के लिए अपने परिवार के 5 लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी। यही योगी राज है ना, यही वो राज है। नहीं, जैसे ही मणिपुर पर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि क्या आपको मणिपुर की बेटियां ही न्याय के लिए बेटियां नजर आती हैं, वैसे ही आप दूसरी तरफ कूद जाते हैं। उस पर भी तो जवाब दीजिए। जहां से आपकी न्याय यात्रा निकल रही है जिन राज्यों से, उस पर भी तो जवाब दीजिए आप। मोहम्मद आसिफ साहब, हमारी यात्रा शुरू हो रही है, वहीं से तो शुरुआत की जाएगी। अगर गुजरात से शुरू होती, गुजरात के बारे में बोला जाता, जहां से यात्रा शुरू वहीं से शुरुआत होगी। क्या मणिपुर से यात्रा करना गलत है? हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? 70 साल में पहली बार हमने देखा है। और बिल्कुल ब्रजभूषण पे चले गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके से उन बेटियों के साथ कर रहे थे न्याय। ब्रजभूषण पे चले गए। नरेंद्र मोदी जी का न्याय है, यही न्याय है। न्याय चाहिए हिंदुस्तान की बेटियों को।
आलम इस निपुण तरीके से बयान जी। हमने देखा है कानून व्यवस्था न्याय यात्रा कहने की कितना भारतीय पार्टी ने माहौल बना दिया है। किस तरीके से हमने हर जगह देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बचाने के लिए ठीक पूरा है शासन लग मोहम्मद जाता है। आसिफ साहब, मेरी मैं आप ही के जवाब पे एक सवाल। एक सेकंड, हाँ। मेरी बात पूरी होने, एक सेकंड। हमने देखा 2 सांसदों के ऊपर सेम मुकदमा फाइल होता है, एक पे जाति प्रमाण पत्र का और एक पे आयु प्रमाण पत्र का। मैं एक सवाल जवाब खत्म कर रहा हूँ आपको। मैं बता रहा हूँ 14 के बाद हिंदुत्व कहाँ बदला है, कहाँ न्याय चाहिए। दोनों सांसद, एक सांसद को सजा होती है 7 साल की परिवार समेत। एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का नवनीत राणा जो महाराष्ट्र से है, जो जाति प्रमाण पत्र गलत लगाती है, गालिब पाया जाता है, कोर्ट के अंदर बोलता है कोर्ट, लेकिन सजा होती है सिर्फ आप 2 लाख सवाल रुपए मुद्दे की। पर मुद्दे यही तो मोहम्मद हमें न्याय साहब, चाहिए। आसिफ साहब, देश के हर नहीं आदमी को आसिफ न्याय साहब, बराबर सवाल मिलना चाहिए। सवाल सवाल मुद्दे पर रहिए। मैं मुद्दे से भाग पड़ा जा रहा हूं। आपने न्याय की लोकसभा ठीक क्या न्याय है, नहीं सवाल ये है आप न्याय की बात करती है आपकी पार्टी, जितने इंडिया अलायंस में जो घटक दल है वो न्याय की बात करती है, आप महंगाई की भी बात करते हैं, आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आप जो हिंदुत्व की राजनीति का आरोप आप भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर लगाते हैं उसकी भी बात करते हैं। लेकिन इसके बाबत जब राज्यों में चुनाव होते हैं, जब लोगों के रुझान देने का समय आता है, तब इन्हीं मुद्दों को लेकर के जब आप राज्यों में भी जाते हैं तो जनता आप पर भरोसा क्यों नहीं करती है? यही मेरा सवाल है कि आप न्याय यात्रा तो निकाल रहे हैं, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता आपके साथ न्याय करेगी इन्हीं मुद्दों पर? देश की जनता न्याय करेगी उन तमाम मुद्दों पर जो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों को दबा दिया है, जो न्याय दिलेगा। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव हुए खड़गे जी राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर, एक तरफ चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। हमारी देश की जनता ने 5 राज्यों ने मिलाकर हमें 9.5 लाख वोट फालतू दिए। इसी देश की जनता ने दिए ना। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को 9.5 लाख वोट कम मिले। ठीक है, ये भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा आलम है। निपुण बयान जी उसी मुस्कुराने के जवाब नतीजे के देंगे। मुताबिक हमें उम्मीद है जिन देखिए। 3 राज्यों में हमें वो चुनाव के अंदर परिणाम हमारे मुताबिक नहीं मिले, निपुण बयान जी हम जवाब चुनाव देंगे। जीतेंगे, अच्छी तरह क्या जीतेंगे। मोहम्मद आसिफ साहब जो जवाब में गोलमोल घुमा के गोलमोल जवाब का है। नहीं आप ये दिया बताइए 9.5 लाख फालतू मैंने वोट कहा फालतू है या नहीं आप है? तमाम मुद्दों को देखिए। गिना देते, आप जनता बताइए क्यों ना नहीं 9.5 भरोसा लाख देती वोट है? फालतू अरे मिले नहीं क्या हमें? क्या जब नहीं, 5 नतीजे राज्यों में नहीं आते मिले तो हैं, बता दीजिए आप। हमें 9.5 लाख वोट फालतू मिले नरेंद्र मोदी कहाँ के पर है? नेतृत्व से कौन ज्यादा, किस राज्य राहुल में गांधी और आपकी खड़गे जी के सरकार नेतृत्व बनी? के अंदर। तेलंगाना छोड़ के, अरे सर रुक जाइए, तेलंगाना हिंदुस्तान के बोर्ड थोड़ा यानी प्रैक्टिकल वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। निपुण आलम में जहाँ भारतीय जनता पार्टी वोट मिले वो सही है, हमें मिल रहे गलत है। हार हुई है, आरिफ जी, जबरदस्त हार हुई है। थोड़ा सा समय हमें भी दे दीजिए। देखिए प्रीति जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया और देखिए जो बात है आपने बोल ही दिया तेलंगाना की बात को। देखिए अगर भारतीय राजनीति की हम बात करते हैं तो देखा जाता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कई सारे राज्य हैं, उनकी सीटें देखी जाएंगी। तेलंगाना की सीटें कितनी हैं? अगर आप टोटल वोट लगाकर तेलंगाना की वोट जोड़कर, ये बात ऐसे लगती है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कि कुछ भी चीजें सेट करके बना दो। ये मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस सही कर रही है, उसको वोट बैंक तैयार होता है, उसकी अगर हताशा कम होती है तो अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी जी अगर न्याय यात्रा निकालते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है और विपक्ष को ये काम करना भी चाहिए। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का, और जहां भी सरकार की कमजोरियों को उठाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे जहां पर जनता का एकदम भावनात्मक मुद्दा हो, राम का मुद्दा, मैं कह रहा हूँ राम एक केवल आस्था का विषय नहीं है, राम एक आदर्श के रूप में है। एक राम राज्य की परिकल्पना आप कीजिए कि हम राजा राम की बात कर रहे हैं, राजा राम के ऊपर का बात कीजिए, और आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो आपको क्या जरूरत थी राम मंदिर वहां बात करने की? क्या जरूरत थी प्राण प्रतिष्ठा की? आप बात ही मत कीजिए बिल्कुल ही। आगे जी हमें कोई पता नहीं, हमें कुछ पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, हम तो कोई न्याय दिलाएंगे। और मैं एक बात पूछता हूँ, मणिपुर घटना के आज की घटना है, 1954 में आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर शुरुआत हुई थी, जब कौन सी सरकार किसकी थी? नेहरू जी की थी। जब फिजो ने पहली बार नागालैंड के अंदर विद्रोह का झंडा उठाया था, उसके बाद पूरा नॉर्थ ईस्ट में आग लगनी शुरू हुई। और मैं आपको जानकारी जरूर दे दूं, नागालैंड के जरा अंदर जवाब दे दीजिएगा, गुजरात के अंदर जब बिल्किस बानो का बलात्कार होता है पहली बार कोई सरकार 75 साल के गलत अंदर है, किसी को बरी गलत है, करती है, उम्र कैद की सजा, वो भारतीय जनता तो पार्टी गलत है ना, वो भारतीय जनता पार्टी पे बोलिए, मैं पक्ष ना ले रहा हूं, इस पे बोलिए मैं कौन सा पक्ष ना न्याय ले रहा आपने किया, हूं, कौन मैं सा पक्ष कानून नहीं का ले रहा खिलवाड़ हूं, किया, मैं सुप्रीम पक्ष कोर्ट को नहीं ले रहा खंडन हूं। करना पड़ा और अरे बोलना मैं कह रहा पड़ा हूं, गलत है कि कोर्ट ने गलत वो स्टेट गलत के है, ऊपर बोलिए, आरिफ इसके साहब ऊपर वो आप गलत है, बोलिए ना, आरिफ जब साहब भारतीय वो जनता गलत पार्टी है। के हाँ एमएलए मैं ने कह कहा रहा हूं, ये हमारे संस्कार आप है, सुन, ये बलात्कारियों के आप संस्कार सुनेंगे है। आरिफ जी, बोलिए आप आरिफ इस जी पे। सुनेंगे नहीं, बोलिए तभी इस पे तो भाई साहब, आप मैं बोलता हूं, मैं बोलता रहा हूं, मैं नहीं बोलिए आपकी बात बोल रहा हूं, नहीं बोलिए, बिल्कुल गुजरात गलत के किया। साथ बोलिए ना। अरे गुजरात गलत पे किया बोलिए। भाई, बोल तो रहे हैं, बोलिए अरे गुजरात, बोल तो बोलिए। रहे हैं गलत किया है, बोल तो रहा हूं मैं गलत, मैं बीजेपी प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं। बिल्कुल गलत किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कर तो दिया एकदम सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, भाजपा भी अच्छा कर रही थी।
हाँ तो 1.5 गलत साल किया ना पहले बीजेपी करने ने के अंदर। भाई, बीजेपी ने गलत किया ना, हमको मैं कहाँ समर्थन करना उस बात का, मैंने कहा गलत किया, उस बीजेपी ने गलत किया तो उस समय मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि बीजेपी ने गलत किया। आप तो गलत मत कीजिए, आप तो दिखा दीजिए कि हम अच्छा कर रहे हैं। आप मणिपुर की बात कर रहे हैं न्याय यात्रा की, तो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर में की, ये भी तो बताइए ना कि मणिपुर का मामला उलझाया किसने है। कुकी का मामला वहां पर है, नागा का मामला वहां पर है, तमाम तरह के और बहुत सारे मुद्दे हैं। वो मुद्दे आए कहां से हैं? ये इंदिरा गांधी और नेहरू सरकार की देन है, शुरुआत से चीजें गड़बड़ है। जब आज हमने बीजेपी को सत्ता दोषारोप दी बन देना मणिपुर के और अंदर, जब शांति बिल्किस थी ही नहीं थी, जब क्या, शांति थी ही नहीं थी, जब भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता अरे संभाली क्या बात कर मणिपुर रहे के हैं। अंदर मैं शांति थी। आपको अगर मणिपुर मैं के आपको अंदर डाटा भारतीय दूं, जनता देखिए पार्टी ने आरिफ दो साहब, समुदायों को आरिफ साहब लड़ाकर जो बिल्कुल गलत जो बात, तरीका मैं अपनाया, आपको डाटा जहां दे पे सकता हूं, आपको मैं डाटा मुख्यमंत्री दे के सकता मुंह हूं। से एक अल्फाज नहीं निकला तो चुपचाप सोते रहे। अब जब न्याय यात्रा की बात है, परमिशन देने से मना कर दिया इन्होंने, कहा माहौल अच्छा नहीं है। अभी तो कहते माहौल बहुत बेहतर है, यही मैं कहा फिर ना कह रहा हूं मुख्यमंत्री ने, कि माहौल बहुत सुधर गया है, बहुत बेहतर है, सुकून से। जब हमने न्याय यात्रा के लिए वहां से जगह की परमिशन मांगी तो उन्होंने कहा माहौल खराब है। तो देखिए माहौल आप खराब कह करने रहे के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी का पूरा योगदान है। दो समुदायों को लड़ाने के अंदर किस तरीके से हमने देखा मणिपुर ना। में कितने मुद्दे, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने मणिपुर में दंगे करवाए हैं? आप ये कहना चाह रहे भारतीय हैं जनता क्या कोई पार्टी भी के प्रवक्ता सरकार? देंगे। या कौशल पहले कांत मुझे जी, बस एक बात बताइए, कौशल कांत जी 1954 जवाब में देंगे। नहीं नहीं, आप जब पार्टी के स्पीकर- प्रवक्ता नहीं, आप सवाल गलत आदमी से पूछ रहे हैं। कौशल कांत जी जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता ये गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। इन्हें सवाल जवाब राम मंदिर पे देना है, पहुंच रहे हैं मणिपुर। राम मंदिर पे बोलो, चार शंकराचार्यों ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध का उन्होंने कहा अरे आपको सुन राम तो मंदिर लीजिए पे मोहम्मद आसिफ साहब, सुन तो लीजिए, एक सेकंड आप चार शंकराचार्य बोलिए कि उन्होंने एक क्यों साथ कहा अगर रामनवमी के सारे ऊपर लोग बोलेंगे, आप लोग कहाँ से सुन रामनवमी पाएंगे? का आपसे इंतजार नहीं हुआ? कहाँ से काउंटर करेंगे? जो जरा चार मेरी भी शंकराचार्यों ने कहा आपसे मेरी भी कि मजबूरी रामनवमी का इंतजार नहीं हुआ, मेरी भी आपसे, मजबूरी क्योंकि आपने समझिए। चुनाव में जाना मोहम्मद था। आसिफ साहब प्लीज, भारतीय जनता पार्टी इसमें क्यों नहीं भुवन बोलते जी, भारतीय जनता मेरी भी पार्टी को? मजबूरी मणिपुर समझिए। जैसे एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोलने दीजिए, फिर काउंटर करने का पूरा मौका दूंगी। मैं आप लोगों को मौका दे रही हूँ, रुक जाइए, बोलने दीजिए ना। बोलिए सर। कांग्रेस काउंटर करे। कांग्रेस सेवा दल के नेता थे राजा रामपाल, उनका स्टेटमेंट है मैं फलाना करने भी वहां नहीं जाऊंगा अयोध्या के लिए। दूसरे नेता भारत सिंह सोलंकी, उन्होंने कहा कि वहां कुत्ते भी नहीं करने जाते हैं। ये कांग्रेस का बयान। राम मंदिर के चंदे से भाजपा नेता नशा करके घूमते हैं, कांतिलाल भूरिया। उसके बाद अगर आप राशिद अल्वी ने कहा राम भक्तों को कालने में कहा। इसके अलावा राम बोको हरम बताया राम भक्तों को। आप इसका जवाब दे देंगे? आप इसका जवाब दे देंगे कि जब इसी राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था उस दिन कांग्रेस संसद में काले कपड़े पहन के आई थी? इसका जवाब दे पाएंगे आप? इसका आप जवाब इस बात का जवाब दे आपको जवाब पाएंगे? मिलेगा। आप जवाब इस हर बात चीज का का दिया जवाब दे जाएगा। पाएंगे? जब सुनिए ना, अयोध्या के सुनिए ना। मेयर भूमि जब- घोटाला करते सुनिए, हैं, बीच वो में- क्यों बीच करके में वहां नहीं, के बीच में नहीं, वहां के बीच में एमएलए नहीं, क्यों इन्वॉल्व भूमि घोटाले बीच के में अंदर? नहीं। आपने क्या कार्रवाई क्यों नहीं आपके किया? कांग्रेस नहीं, के- क्या कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी ने? कांग्रेस क्या के कार्रवाई की नेता- भारतीय जनता पार्टी ने? कोई कार्रवाई नहीं की। यही तो कांग्रेस न्याय की के बात है। नेता भारतीय जनता पार्टी हर जब आदमी को प्रधानमंत्री कोई भी काला थे, काम करती है, नहीं उन्होंने पर उसको संसद बचाती में बयान रहेगी। दिया आप था भारतीय जनता पार्टी कि बताइए ना, बाबरी मस्जिद जो गिरी चार है, शंकराचार्य ने मैं आपसे उसको कहा बनवा करके कि दूंगा। आपसे रामनवमी का इंतजार अरे नहीं जवाब हुआ, दीजिए ना। नहीं हुआ क्योंकि आपको चुनाव जवाब- में जाना था, चुनाव में अरे पॉलिटिकल जवाब इनाम लेना दीजिए था, मेरे को। इसीलिए आप इसमें लगे। आपके क्योंकि मालूम है प्रधानमंत्री थे, देश की जनता देश पूछ के रही है, प्रधानमंत्री आज थे बेरोजगारी को नरसिम्हा देश को राव। लगा लगा उन्होंने संसद के देश की पटल जनता पर पूछ बोला रही है, था, आप सिलेंडर कहाँ तमाम पहुंचा दिया मेहमान, आपने? बहुत बहुत शुक्रिया। देश की समय जनता कम है पूछे हमारे पास, डीजल बहुत की बहुत रेट शुक्रिया क्या है, तमाम पेट्रोल की मेहमान। रेट क्या है, किसान की मौतें दुगनी कर दी, आए तो दुगनी नहीं की आपने, किसान की मौतें दुगनी कर दी। समय कम है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए। आगे देखना होगा क्या कुछ होगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और देखना न भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल अब नए समय पर शाम के 6 बजे।